नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीपीएससी प्लस पे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं मगध साम्राज्य के बारे में। तो मगध साम्राज्य जो है काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है आपको आने वाले सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका प्रारंभिक इतिहास। ठीक है दोस्तों, तो मगध साम्राज्य का जो प्रारंभिक इतिहास है इसके बारे में सर्वप्रथम चर्चा आप देखेंगे तो आपको जय संहिता यानी कि महाभारत में देखने को मिलता है। इसमें गंगा नदी के उत्तर में विदेह तथा दक्षिण में मगध राज्य की चर्चा मिलता है, यानी दक्षिण बिहार में मगध राज्य की चर्चा मिलता है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो मगध राज्य का उत्तर जो है वर्तमान बिहार के पटना तथा गया जिला में हुआ था। इस दोनों जिले का नाम आप लोग याद रखिएगा कि मगध जो महाजनपद था, मगध साम्राज्य था, वो किस जिला में विस्तृत था। तो शुरुआत में जो है आपको पटना और गया जिला में ही विस्तृत था। फिर आगे चल करके ये आगे जो है आपको देखेंगे कि लगभग लगभग संपूर्ण जो है आपको पूरे बिहार जो है इसमें आ जाता है। इसके अलावा जो है बिहार के अलावा भी जो है आपको मगध साम्राज्य का विस्तार था। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि पुराणों के अनुसार मगध राजवंश की शुरुआत बृहद्रथ वंश से मानी जाती है। तो बृहद्रथ वंश के बारे में हम लोग सबसे पहले अध्ययन करेंगे। तो जो बृहद्रथ वंश है, ठीक है, तो ये बृहद्रथ वंश था, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसके संस्थापक का नाम भी बृहद्रथ था, जो कि संस्थापक जो है बृहद्रथ था, और इसके जो है पिता चेदिराज वसु थे। इसके बारे में आप लोग को थोड़ा पढ़ना है, ये जानकारी याद रखिएगा। और बृहद्रथ वंश की राजधानी भी थी कि गिरिब्रज, यानी कि इसको वसुमती या कोषाकपुर भी कहा जाता था। ये जो गिरिब्रज और ये सब जो क्षेत्र था इसको महागोविंद के द्वारा जो है बनाया गया था। जरासंध की अगर हम बात करें तो बृहद्रथ वंश के महान शासक था। ये काफी इंपोर्टेंट आपको हो सकता है एग्जाम का दृष्टिकोण से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। जरासंध जो था वो बृहद्रथ का पुत्र था और वह इस वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ। यानी कि बृहद्रथ वंश का सबसे प्रतापी राजा भी आपको जरासंध ही था। ठीक है, उसके पास सबसे शक्तिशाली एवं विशाल सेना थी उस समय जरासंध के पास, और उसने अपने समकालीन राजाओं को भी पराजित किया था, जिसमें कि काशी को पराजित किया था, कौशल को, चेदी को भी उसने पराजित कर दिया था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसने कलिंग को पराजित कर दिया था, कश्मीर को, मालवा को, विदेह को, ठीक है, अंग को, बंग को, इन सभी को पराजित कर दिया था। इनकी मृत्यु की अगर हम बात करें तो भीम के द्वारा, भीम ने द्वंद्व युद्ध में जरासंध को पराजित करके मार डाला था। तो भीम का नाम याद रखिएगा। इसके बाद उसका पुत्र सहदेव मगध का शासक बना, और अंतिम शासक जो है यहाँ पे जो है बृहद्रथ वंश का वो रिपुंजय रहा गया। ठीक है, तो रिपुंजय का नाम याद रखिएगा। ये जो है वहां का अंतिम शासक था, और उसके मंत्री पुलक ने उसकी हत्या कर दिया और अपने पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया। उसके बाद एक अन्य दरबारी महिये ने पुलक को, उसके पुत्र को मारकर और अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पे बैठा दिया, ऐसा कहा जाता है इतिहास में। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और मगध में सबसे जो इंपोर्टेंट वंश है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सबसे इंपोर्टेंट आपको हर्यक वंश है, जिसको हर्याक वंश भी कहा जाता है, और बिहार के एग्जाम के दृष्टिकोण से हर्यक वंश काफी इंपोर्टेंट है। ऐसे तो सभी एग्जामों यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हर्यक वंश की स्थापना बृहद्रथ वंश के बाद हर्यक वंश का उदय हुआ मगध पर, और इसके संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक था, आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। मगध साम्राज्य की वास्तविक नींव बिंबिसार नहीं रखी थी, ये काफी जो है महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और उन्हें यानी कि बिंबिसार को सैनिक कहा गया है और सैनीय कहा गया है। दो नाम इसका याद रखिएगा बिंबिसार का, इसको सैनीय भी कहा गया है और इसे सैनिक भी कहा गया है। हर्यक वंश के प्रमुख शासक की बात करिएगा, पहला शासक तो आपको बिंबिसार ही था, जो 544 से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक शासन किया था मगध पे। उसके बाद जो है हर्यक वंश में उसके बाद जो है आपको शासक करेगा बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु हुआ। अजातशत्रु और अजातशत्रु जो है आपको 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक रहेगा। उदीन उसके बाद आएगा, उसका पुत्र उदीन, और उदीन जो है आपको 460 से लेकर के 445 ईसा पूर्व तक, या फिर 459 से 444 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इसे पितृहंसा वंश भी कहा जाता है, क्योंकि बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने मार दिया और अजातशत्रु का पुत्र उदीन ने भी उसको मार दिया, अजातशत्रु को, तो इसलिए इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो आपको पूछा जाता है कि इतिहास में पितृहंता वंश किसे कहा जाता है, तो आप लोग बता सकते हैं, इसी का नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था, इसलिए
ठीक है, और बाद में अजातशत्रु की हत्या भी उसके पुत्र उदयन ने कर दिया। यही कारण है कि इसे पितृहंता वंश कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। यहाँ पे दो चार बिंदु काफी इंपोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए उसी बात को रिपीट किया गया, लेकिन आप लोग याद जरूर रखिएगा कि मगध साम्राज्य का उल्लेख जो है सबसे पहले महाभारत यानी कि जैन संहिता में मिलता है। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। बृहदत्त वंश में जरासंध सबसे प्रतापी शासक था और जिसे भीम ने मार दिया था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था, जिसने मगध साम्राज्य को मजबूत किया। इस वंश को यानी कि आपको हो जाएगा कौन सा वंश, तो हर्यक वंश। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पिता की हत्या उसके पुत्रों ने कर दी थी, तो इसलिए इंपोर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ते हैं बिंबिसार के बारे में। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करके, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक शासन किया था। राज्याभिषेक और राजधानी की बात करें तो महावंश यानी बौद्ध ग्रंथ है महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पे बैठा। देखिए बीपीएससी के द्वारा सीडीपीओ में और अन्य एग्जामों में भी इस प्रश्न को पूछा जा चुका है कि बिंबिसार मगध यहाँ पर देखिए कि बौद्ध ग्रंथ महावंश, ठीक है, महावंश के अनुसार, ठीक है, बिंबिसार मगध के सिंहासन पे कब बैठा था, कितने वर्ष की आयु में, तो आपको याद रखना है 15 वर्ष की आयु में। ठीक है, और बिंबिसार की समय कहाँ थी राजधानी, तो गिरिब्रज या राजगिर भी कहते हैं इसको। मैंने बिंबिसार ने राजधानी के रूप में किसका यूज किया था, उपयोग करता था, तो गिरिब्रज को और राजगिरी को। मगध की यह प्रथम राजधानी थी। तो बीपीएससी कई बार इस प्रश्न को पूछा हुआ है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन थी, तो गिरिब्रज या राजगिरी, और यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर था। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और देखिए अगर आपसे कभी भी पहाड़ी के नाम पूछ ले तो जो 5 पहाड़ी है इनका भी नाम लोग याद रखिए। ठीक है, ये 5 पहाड़ी है रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी, विपुलगिरी और व्यवहारगिरी। काफी आसान है दोस्तों, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी, विपुलगिरी और व्यवहारगिरी। ठीक है, गिरिब्रज को बाद में जरासंध ने भी अपनी राजधानी बनाया। देखिए गिरिब्रज को जरासंध ने भी अपनी राजधानी बनाया था, तो ये तो अच्छी बात है कि ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं बिंबिसार का कूटनीतिक संबंध और इस साम्राज्य विस्तार कैसे करता है। तो बिंबिसार के बारे में कहा जाता है कि बिंबिसार एक योग्य कूटनीतिज्ञ था, दूरदर्शी था और महत्वाकांक्षी शासक था। उसने वैवाहिक संबंधों तथा युद्धों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार करता रहा है। वैवाहिक संबंधों के द्वारा सीमा की कैसे सुरक्षा किया बिंबिसार ने, वह हम लोग देखेंगे। तो उत्तर और पश्चिम सीमा को मजबूत करने के लिए बिंबिसार ने अपने पूर्वी पड़ोसी अंग जो है अंग जिसकी राजधानी चंपा थी पराक्रमण कर दिया और वहां के अंतिम राजा था ब्रह्मदत्त को हरा दिया, मार डाला और अपने पुत्र यानी अजातशत्रु जो उसका पुत्र था, ठीक है, बिंबिसार का, उसको वहां का शासक यानी कि उप राज्यपाल नियुक्त कर दिया। तो ये चीजें अभी आपसे पूछा जाता है कई बार कि अजातशत्रु शासक बनने से पूर्व कहाँ के राज्यपाल था, तो आप लोग बोल सकते हैं कि अंग की राजधानी चंपा के बारे में आप लोग बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि युद्ध और मैत्री संबंध के बारे में, तो बिंबिसार ने अवंती नरेश चंद्र परघोत से के साथ भी युद्ध करा था। ठीक है, बिंबिसार ने अवंती के नरेश जो था, इसका नाम था चंद्र परघोत, उसके साथ युद्ध किया था और इस युद्ध में कोई माने कि निर्णय नहीं हुआ, तो इसलिए दोनों ने संधि कर लिया था। यानी बिंबिसार ने और आपको अवंती नरेश चंद्र परघोत ने संधि कर लिया था। जब चंद्र प्रघोत पीलिया रोग से यानी पांडु रोग से बीमार था, तो उस समय बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था कि आप जाइए और उसका इलाज करिए। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप के लिए काफी इंपोर्टेंट है। बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार गंधार के शासक से भी कूटनीतिक संबंध स्थापित किया था। ठीक है, बिंबिसार के बारे में अब हम लोग देखेंगे, इसने अस्थाई सेना और सैन्य नवाचार को भी अपनाया था। ठीक है, बिंबिसार प्रथम ऐसा शासक था इतिहास में जिसने अस्थाई सेना रखना शुरू कर दिया और इसीलिए इसको सेनीय का उपाधि भी दिया गया है। ठीक है, पहला शासक था बिंबिसार जिसने कि सर्वप्रथम हाथी का भी प्रयोग किया। ठीक है, सत्ता के लिए संघर्ष के बारे में अब हम लोग देखेंगे कि इसके समय में सत्ता के लिए क्या क्या संघर्ष होता है। ठीक है, बिंबिसार के समय में देखिए दोस्तों, बिंबिसार की अगर हम लोग बात करें
तो बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र जो है दर्शक को उत्तराधिकारी बना दिया, और ये अजातशत्रु को देखा नहीं गया। अजातशत्रु असंतुष्ट हो जाता है और अजातशत्रु जो है बिंबिसार की हत्या स्वयं कर देता है और शासक बन जाता है। हालांकि जैन स्रोत इससे सहमत नहीं है, लेकिन इसको जो है कई स्रोतों में इसको जो है सहमति दी गई है कि बिंबिसार की जो है हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था। तो इसीलिए सही चीज आप यही मान के चलिएगा। बौद्ध धर्म से संबंध हम लोग बात करेंगे तो बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी था। बिंबिसार क्या था? बौद्ध धर्म के अनुयायी था। और बिंबिसार की बात अगर करिएगा तो उसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भी नियुक्त किया था। राजवैद्य था इसका जीवक, तो इसको जो है भगवान बुद्ध की सेवा में भेजा था। अब हम लोग जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं दोस्तों, ठीक है। इससे जो है आपको रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो बिंबिसार कूटनीतिक और युद्ध के माध्यम से शक्तिशाली शासक बना। वह पहला शासक था जिसने अस्थायी सेना और हाथी का प्रयोग किया। इसका शासनकाल बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महत्वपूर्ण था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बौद्ध धर्म का प्रचारक भी था। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सत्ता हथिया ली थी, और मगध का स्वर्णिम बिंबिसार की दूरदर्शिता का ही परिणाम था। यानी मगध का जितना भी उत्कर्ष हुआ उसमें बिंबिसार का जो है अमूलचूल योगदान था। बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा बिंबिसार का। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उदयन के बारे में पढ़ेंगे और उससे आगे पढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।